नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी तक हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस के 14 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 15th नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो है बेसिकली 15th नंबर का टेस्ट पेपर एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला कथन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा कथन है कि संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही होगा, बल्कि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर, इसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के तहत की गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल था? तो इनमें कौन कौन शामिल था? पहला था प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद जो थे KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला इसके जो है मेंबर थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा, इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, समान मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे चौथे में ये देखते हैं, तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे बाध्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे जो है असत्य कथन होगा, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। और मुख्य बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वह ऐसा परामर्श मांगता है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। इसी प्रकार जो है सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितनी हो, या उससे अधिक हो या कम हो, जैसा भी हो, उस जो है टर्म को बताना है। तो यहाँ पे 5वें में हम देखते हैं, तो 20 लाख से जो है अनधिक है, तो जो है वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा। समझ लेते हैं। तो संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख 1 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 243 ख 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 से संबंधित राज्य कौन से हैं? पहला कर्नाटका, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा पुडुचेरी, पांचवा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस न्यायाधिकरण का गठन जो है सरकार द्वारा 2 जून 1990 को किया गया, और इसमें 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 3 राज्य है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, और जो है एक जो है यूटी है पुडुचेरी। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का मिलान करना है उनके कार्यकाल से। तो पहले राष्ट्रपति हैं KR नारायण। KR नारायण जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल था 1997 से 2002। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल क्या था 1977 से 82 तक, ठीक है। और फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल था उनका था 1974 से 1977 तक, दूसरे से मिल जाएगा। जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से 69 तक। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही नहीं है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के मेंबर एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी जो है पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में अनुच्छेद है, सूची सेकेंड में विषय वस्तु है। तो अनुच्छेद 66 का मिलान होगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 243 खा का मिलान होगा पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 243 गा का मिलान होगा पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 165 का मिलान होगा राज्य का महाधिवक्ता से। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक जो है संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी है। तो यहाँ पे कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य मेंबर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सी कथन सही है, तो 11वें में देखते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है वित्त आयोग में एक जो है प्रेसिडेंट होता है और 4 जो है अदर्स मेंबर होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट जो है उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में कथन देखना है, बताना है कौन से कथन सही है। तो 12वें में हम लोग देखते हैं कि महालेखक परीक्षक जो है देश की जो है संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो कौन से कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे 12वें में हम देखते हैं, ठीक है। बारहवें हम देखते हैं पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। नीति आयोग जो है एक पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा है। तो नीति आयोग के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कथन है कि इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
तीसरा कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद राज्य मंत्री के पद के समक्ष होता है, यानी समकक्ष होता है। और चौथा कथन है कि पूर्णकालिक सदस्य जो है कैबिनेट मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 13 में ये देखते हैं कि पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा और चौथा गलत हो जाता है क्योंकि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद जो है भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है, ठीक है, ना कि राज्य मंत्री के। और यह एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, ना कि कैबिनेट मंत्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो अनुच्छेद और उपबंध दे रखा है, तो अनुच्छेद 127 का मिलान क्या होगा, जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, चौथे से मिलान हो जाएगा। और अनुच्छेद 155 का मिलान होगा राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 165 का मिलान होगा राज्य का महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 323 का मिलान होगा प्रशासनिक अधिकरण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि दल बदल कानून दल बदलने पर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। दूसरा कथन है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल विलय माना जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो है किसी राजनीतिक दल के 2/3 निर्वाचित मेंबरों द्वारा दल बदल विलय माना जाएगा, ठीक है, ना कि जो है 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य सूची में शामिल है। पहला है रक्षा उद्योग, दूसरा है कृषि आय पर कर, तीसरा है अफीम की खेती, चौथा है खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, पांचवा है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा। तो राज्य सूची में आता है कृषि आय पर कर और जो है खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। ये दो हो गए राज्य के विषय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दे रखे हैं ऑप्शन वो जो है संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट के मेंबरों का मिलान करना है सूची सेकेंड के विभाग से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जो है गजनफर अली खान, ये किस विभाग को संभाल रहे थे, तो ये जो है स्वास्थ्य विभाग को संभाल रहे थे। और लियाकत अली खान जो है ये वित्त विभाग को संभाल रहे थे। जगजीवन राम जो है श्रम विभाग को, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला को। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं, उनको देखना है और बताना है कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला है संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा कथन है कि कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक जो है प्रभावी रहते हैं। तीसरा कथन है अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। चौथा कथन है राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। तो यहाँ पे सही कथन कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे अनुच्छेद 358 का जिक्र किया गया है, बल्कि ये प्रावधान अनुच्छेद 359 के तहत किया गया है, जो सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा कथन है राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित कर सकता है। तो उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। तो 19 में हम देखते हैं कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य विधि के तहत मौत की सजा को माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, माफ़ नहीं कर सकता, सिर्फ स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें हैं। तो असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है। गुजरात में कितनी है? गुजरात में है 11। पश्चिम बंगाल में 16 है। त्रिपुरा में 1। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य जो है समानता पाई जाती है? तो जो है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना भारत एवं अमेरिका दोनों देशों में एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। दूसरा कथन है सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक तिथि में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? किस एक स्थिति में है? ठीक है, किस एक स्थिति में जो है राज्यसभा लोकसभा की समान स्थिति में नहीं है? तो 23 में ये देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है और अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में जो है समान स्थिति नहीं है, क्योंकि जो है अन्य जो सभी स्थितियों में जो है लोकसभा एवं राज्यसभा समान स्थिति में है। जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, संवैधानिक संशोधन विधेयकों का जो है पुनरुत्थापन है। ठीक है, इन सभी में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो क्या होगा? तो 24 में देखते हैं, तब जो है क्या होगा? अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किंतु जो है उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा तथा मत देने का भी अधिकार होगा, किंतु मतों के बराबर होने की दशा में उसे मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है GV.K. राव समिति, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है जो है ML सिंघवी समिति, चौथा है अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में और GV.K. राव समिति जो है 1985 में, LM सिंघवी समिति जो है 1985 में। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक जो है अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 355 के तहत किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन एक जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? जो है नक्कीरर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित मध्यकालीन राजवंश तथा उनके स्थान के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 28 में जो है मैत्रक वंश जो है ये जो है थानेसर से संबंधित नहीं है, ये जो है वल्लभी से संबंधित है, जबकि थानेसर जो है पुष्पभूति वंश से संबंधित है। इसलिए यहाँ पे ये मिलान गलत है।
बाकी सही हैं ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई। दूसरा कथन है कि शक शासक रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जो है गिरनार में जारी किया। ठीक है, तो सत्य कथनों का यहाँ पे चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है 29 में हम ये देखते हैं तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये इसका नाम है छांदोग्य उपनिषद में जो है पंचशील उपदेश का उल्लेख किया गया है बुद्ध द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वैदिक कालीन की नदियां हैं और अब उनका आधुनिक नाम है दूसरी तरफ, तो उनका मिलान करें। तो 31 में हम पाते हैं कि जो है सतुद्री जो नदी है ऋग्वैदिक कालीन की, इसका जो है अब जो है नाम क्या है? सतलज नदी, लेकिन सामने लिखा है ब्यास नदी, इसलिए मिलान गलत होगा। जबकि ब्यास नदी को जो है ऋग्वैदिक कालीन में क्या बोला जाता था? विपाशा, और जो है इसको बोला जाता था सतलज नदी, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यौगिक दे रखे हैं और उनका उपयोग दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन मिलान सही नहीं है कि सल्फर का उपयोग जो है सामने लिखा है सिंदूर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सल्फर का प्रयोग जो है औषधि बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में और बारूद निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा सिंदूर बनाने में मुख्यतः पारा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ भौगोलिक उपनाम है, दूसरी तरफ स्थान है। तो सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? जो है गुजरात को। गोल्डन सिटी जो है अमृतसर को। जो है क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है। सामने बेंगलुरु लिखा है, ये मिलान गलत हो जाएगा। पिंक सिटी जयपुर को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे सारे सही सुमेलित हैं। जो है ऑक्सीटोसिन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, तो हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है एक। और जो है टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नरलिंग हार्मोन्स है। और एक जस्ता है, जस्ता जो है इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों मिलान सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो गंगा के बाएं जो है तट पर जो है मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा इत्यादि हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोन नदी का जिक्र नहीं है, जबकि सोन नदी ठीक है गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली जो है नदी है, जिसमें जो है यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और जो है कीऊल नदी आता है, जो है गंगा के दाएं तट पर मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। बाटुलिज्म रोग क्या होता है? तो ये रोग जो है जीवाणुओं से होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 37 नंबर देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है कश्मीरी हिरन पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये जो है जैसलमेर राजस्थान में है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ पे है? जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ठोस में श्यानता नहीं होती है। दूसरा कथन है द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तीसरा कथन है गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। तो यहाँ पे सत्य कथनों का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा गलत है। क्योंकि जो है ताप बढ़ने पर, ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रवों में श्यानता घटती है और जो है ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता बढ़ती है, ना कि घटती है।
इसलिए दूसरा तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? लगभग जो है 17.5% है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि एक जो है केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखा जाए तो 40 में जो है पहला स्टेटमेंट सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह है। भारत में आने वाला यह सबसे अंतिम प्रजाति समूह है और ये टैगा एवं बाल्टिक प्रदेश से आए थे। तो उपरोक्त कथन में से किस एक प्रजाति समूह के संबंध में बात हो रही है? तो यहाँ पे सही जवाब है 41 में बी ऑप्शन जो है नॉर्डिक के संबंध में बात हो रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भारत में आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह है और ये जो है टैगा एवं बाल्टिक प्रदेशों से आए थे। ये जो है आर्य भाषा बोलने वाले परिवार से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है, और जो है प्रश्न के अनुसार बात की जाए तो पहले पृथ्वी होगा, फिर शुक्र होगा, फिर मंगल, लास्ट में बुध है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है और इस नदी की कुल लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है? तो जो है अटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है, एक शुष्क मरुस्थल है। यहाँ विश्व का जो है एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। यहाँ नमक भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 45 में जो है सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन मिसाबी रेंज जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ये कहा गया है, लेकिन ये यहाँ पे जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है, ना कि कोयला पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं हो रहा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो 46 में देखा जाए तो अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है और हवाई में उत्पादित कॉफ़ी जो है कोना कॉफ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। इसका कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 48 में देखा जाए तो यहाँ पे डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया रोग का कारण जो है विषाणु दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिप्थीरिया का होगा। ये श्वास नली से संबंधित रोग है और ये जो है कोरोनी बैक्टीरिया यानी जो है डिप्थीरी नामक जीवाणु से ये फैलता है। तो यहाँ पे जो है जीवाणु होना चाहिए ना कि विषाणु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है और जो है नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है और जो है जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है चिल्का लेक के बारे में बात हो रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा है पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे देखा जाए 50 के संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ पे असत्य के लिए दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है हृदय शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहा जाता है, और सिरा में जो है अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त बहता है। लेकिन जो है पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी सिरा जो है फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाती है ना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत जो है वर्षा जल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो 51 का यहाँ पे सही जवाब है, उसे जो है बरानी कृषि कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न पर विचार करें। पहला है जोंक, दूसरा है केचुआ, तीसरा है केकड़ा, और जो है चौथा है कनखजूरा, पांचवा है मधुमक्खी। तो उपरोक्त में से कौन सा जो है एनेलिडा संघ की जंतुओं में से संबंधित है? तो एनेलिडा शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क द्वारा किया गया था, और इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। इस संघ में जंतुओं में कुछ एक लिंगी तथा कुछ उभयलिंगी होते हैं, जैसे कि जोंक, केचुआ जो है एफ्रोडाइट। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। इसके अलावा केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी इत्यादि जो है ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? झील का मिलान करना है देश से। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन में तुर्काना झील है, इसके सामने लिखा है ईरान, लेकिन ये तुर्काना झील है केन्या में। कहाँ पे? केन्या में। बाकी मिलान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बाई का पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह अंगोला में स्थित है। दूसरा है यह अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। युकाटन जल संधि अलग करता है। तो यह जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है तथा उत्तर पूर्वी मैक्सिको एवं क्यूबा को अलग करती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 56 में तो ए ऑप्शन नागिन झील जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो यहाँ पे 57 का देखते हैं। फ्लोरीन की जो है कमी से जो है दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत जो है पीने का पानी, समुद्री मछली एवं चाय है। और आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, जिसे घेगा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दोयांग परियोजना है, ये कहाँ पर है? नागालैंड में है, ना कि मणिपुर में। नागालैंड होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन गलत है। बाकी मिलान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ जो है किसी द्रव्य की श्यानता घट जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि तापमान में वृद्धि होने के पश्चात जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, सूची सेकेंड में राज्य है। तो राजमहल कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, ये जो है झारखंड में है। चौथे से मिल जाएगा। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पहले से मिलेगा। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूसरे से मिलेगा रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही मिलान होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है।
निवर्तित मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? तो यहाँ पे सही जवाब है कोरोमंडल तट पे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है और जो है निवर्तित मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो उष्ण झरना दे रखा है और राज्य दे रखे हैं। तो जो है तप्त रानी झरना जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में, तीसरे से मिल जाएगा। जो है सहर्ष धारा जो है झरना कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नारायणी झरना कहाँ पे है? राजस्थान में। और अनहोनी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है। विंध्य पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है यह उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का कार्य करता है। दूसरा कथन है यह चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्न जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इस जनजाति का नाम है रेंगमा और यह एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई थी। तो इसकी जो है स्थापना 2010 में जो है कानकुन में आयोजित हुआ था सम्मेलन COP16, उसमें हुई थी और इसकी मेजबानी मैक्सिको ने की थी, मैक्सिको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विटली अवार्ड को जो है ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक लंदन में एक जो है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी है, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, 67 का सही जवाब है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन जैव विविधता संरक्षण की वाह्य जो है स्थान संरक्षण तकनीक है। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत पदार्थों को द्रव अमोनिया में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, इस तकनीक के अंतर्गत जो है पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन के अत्यंत निम्न तापमान में रखा जाता है, ना कि अमोनिया के, इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मैब कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे मैब किसको कहा जाता है? मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जो 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित किया जाए। तो ये जो है 1971 में शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 70 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, फिलिप्स वक्र। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी रूप से लागू हुआ? तो ये जो है 71 का सही जवाब है, ये जो है 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। पंचवर्षीय योजना का मिलान करना है प्राथमिकता या लक्ष्य से। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई जाए। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है संबंध किससे था? जो है स्वयं पोषित विकास से।
तो तीसरे से हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध था भोजन, काम और उत्पादकता से, तो पहले से हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध था मानव विकास से, तो दूसरे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था? तो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त जो है प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा मूल्य को कम कर देना जो है क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है। और जो है भारत में कुल 3 बार 1949, 1966, 1991 में मुद्रा अवमूल्यन किया गया है। ठीक है। और जबकि 1991 में ही मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई को किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है यदि पूंजी खाता धनात्मक है तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इसका कारण है कि धनात्मक पूंजी खाता भविष्य में देयता सृजित करता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन के अनुसार पहला स्टेटमेंट तो गलत है, परंतु आर यहाँ पे सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो लेदर पार्क कहाँ पे है ये आपको बताना है, ये आगरा में है। चौथे से मिलेगा। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? जो है बंथरा, उन्नाव में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। खटीमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो ये जो है शारदा नहर पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और जो है इसकी लंबाई की बात की जाए तो 12,368 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इससे जो है प्रभावित क्षेत्र जो है हिमालय का तराई प्रदेश है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। शंकुआकार टीले बहुतायत में कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है इसका विकास जो है मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने किया था। दूसरा कथन है यह 3 संकेतकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर माध्य द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो असत्य के लिए बोला गया है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। यह जो है 3 संकेतक हैं इसके तहत, कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, और जो है मौलिक साक्षरता के औसत द्वारा जो है, ठीक है, ये प्रदर्शित होता है, ना कि गुणोत्तर माध्य द्वारा। ठीक है, इसलिए ये दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। जिला योजना समिति ये आता है जो है अनुच्छेद 243 ZD के तहत। तीसरे से महानगर योजना समिति ये जो है अनुच्छेद 243 ZD के। चौथे से नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, ठीक है, 243 ZA के तहत। दूसरे से राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 I के तहत। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मुद्रास्फीति के कारण कौन सा होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे कीमतों में एक स्थायी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है और इस अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है तथा स्थिर आय वर्ग को हानि होती है और अन्य देशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ने के कारण ये विदेशी करेंसियों की अपेक्षा रुपए को कमज़ोर कर देती हैं। अतः कहा जा सकता है कि विनिमय दर में सुधार नहीं होता है इसके तहत। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ए तो सही ही है। हाँ, इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 82 में देखते हैं जो 17वां जो है 70 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1992 में, उसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 1992, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है किया गया जो है 1949 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इरडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है, इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, और दूसरा कथन है कि यह शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे 85 में हम देखते हैं, 85 में हम देखते हैं तो केवल यहाँ पे सत्य केवल होगा पहला कथन, मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है, 85 नंबर था ना, और 2000 अप्रैल 2000 में की गई थी इसकी स्थापना। यह संस्था जो है सरकार के बीमा व्यवसाय का नियमन करती है, ना कि शेयर बाजार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में सन 1955 में किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करी और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 तथा प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को आई। ठीक है, और स्मार्ट सिटी योजना सितंबर 2014 में आई। मेक इन इंडिया योजना जो है 9 मई 2015 में आई। अटल पेंशन योजना जो है 25 जून 2015 को आई। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी, लेकिन उसको जो है घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो अभी कथन में देखते हैं, तो अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले हैं। इसका कारण है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफ़ी ऊंचा रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 90 में हम देखते हैं ये भाग जो है 21 में किया गया है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है? पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे देखा जाए तो 91 में ये सही जवाब है
पहला दूसरा। स्थानीय सरकार इसके लिए जो है जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो है केंद्र सरकार अनाजों की खरीद, भंडारण एवं राज्य सरकारों को अनाजों के आवंटन हेतु उत्तरदायी है, और राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना इत्यादि कार्य इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न समितियों आयोगों को उनके बनने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है पूंछी आयोग जो है 2007 में बना केंद्र राज्य संबंधों पे, और राजमन्नार समिति का गठन किया गया 1969 में। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंधों के विषय पर इसको गठित किया गया। ठीक है, और भगवान सहाय समिति 1970 में। ठीक है, इसका ये जो है किस मसले पे गठित हुई थी? जम्मू कश्मीर में शिक्षा के विकास पर। और सरकारी आयोग का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एक जो है समिति थी। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो है भारत का सार्वजनिक खाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ष 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो ये जो है के.एम. मुंशी ने कहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। पर्यटन से आय को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो पर्यटन क्षेत्र जो है देश की आर्थिक समृद्धि एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह महत्वपूर्ण सेवा उन्मुखी क्षेत्र है, और इसके द्वारा अर्जित आय को जो है अदृश्य निर्यात में सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 96 का सही जवाब है, ये जो है प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है अगस्त 1972 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सितंबर 2010 में की गई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन एक जो है आलवार संत थे? तो ये जो है दक्षिण भारत में जो है वैष्णव धर्म का प्रचार जो है आलवार संतों ने ही किया था, और कुलशेखर भी आलवार संत ही थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति विद्रोहों में से किस एक को हूल आंदोलन उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, उपनाम से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सुमंत या दबीर का कार्य क्या था? दबीर का कार्य क्या था? तो ये जो है विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। महाजनपद काल के अहिच्छद्र की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? तो इसकी पहचान जो है रामनगर से की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? तो ये जो है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग जो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। इसका कारण है कि गोत्र प्रथा की जो है स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 104 में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, ताड़ी के किण्वन में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट क्या है? तो इसको सैक्रोमाइसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनके सही कालानुक्रम में रखिए। तो इनको देखा जाए तो टेसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी और टोलेमी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदियों का मिलान करना है उनके उद्गम स्रोत से। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत जो है ताना झील है। ताना झील इसको जो है इथियोपिया भी कहा जाता है, जबकि जो है वाइट नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, समाधि एच का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से है? तो हड़प्पा में सन 1934 में जो है समाधि मिली थी, जिसे जो है समाधि एच का नाम दिया गया। इसका संबंध जो है सिंधु सभ्यता के काल से है। तो यहाँ पे सही जवाब है जो है बी ऑप्शन, हड़प्पा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित भी करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है लाल रक्त कणों में पाई जाने वाली जो है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है शैल गैस संसाधन हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और कैम्बे बेसिन, ये सभी जो है शैल गैस संसाधन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है? तो मटर की फसल जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, मस्सावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है किस देश में स्थित है? तो ये जो है इरिट्रिया जो है देश में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है? तो हांग हो, सतलज, यांगत्जी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी का उद्गम जो है तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के कामकाज हेतु कौन एक नोडल एजेंसी है? तो इस नोडल एजेंसी का नाम क्या है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा का एक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा एक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है?
तो ग्रीनलैंड का कितना है 21,30,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यू गिनी का जो है कितना है क्षेत्रफल 7,85,753 वर्ग किलोमीटर जो है। बोर्नियो का है 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। और मेडागास्कर सबसे छोटा है जिसका है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये सर्वाधिक वृद्धि जो है पंजाब में दर्ज की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 48 की वृद्धि हुई है, पहले 798 था, अब 846 हो गई है, तो 48 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो है आइसगोनिक रेखाएं कहलाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित दिए गए जिलों में से किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ पे जो है संत कबीर नगर का जो है सर्वाधिक है। कितना है संत कबीर नगर का? 942 है। और बलरामपुर दे नहीं रखा, बलरामपुर का है 950, बहराइच का है 935 और सिद्धार्थनगर का कितना है 935, बाराबंकी का है 932। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? तो इसने जो है रेडियो एक्टिविटी की जो है सर्वप्रथम खोज जो है A.H. बैक्यूरेल ने 1886 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित आर्द्र भूमि स्थलों में से कौन सा एक व्यास एवं सतलुज नदी के संगम पर स्थित है? तो ये जो है हरकी आर्द्र भूमि स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो वो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। और यह भारत में 1970 में पारित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध किससे है? राज्य के प्रथम तथा पूर्व से, दूसरे से मिल जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता से मतलब है सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो तो तीसरे से मिल जाएगा। व्यक्तिक फ्रीडम हो तो अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। आर्थिक स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो है कार्य जो है उपापचय का नियंत्रण करना। शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है जो है उपापचय का यानी मेटाबॉलिज्म का जो है नियंत्रण करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में पाई जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील है? तो थाइमस ग्रंथि, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई 2023 को। सी ऑप्शन करेक्ट है। और दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो 127 का सही जवाब है बेंगलुरु में संपन्न हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जुलाई 2023 में
जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्किया को जो है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश की निवासी है? तो वे जो है यूनाइटेड किंगडम की निवासी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो इस देश का नाम क्या है? रूस। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध जो है ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। वह किस देश की निवासी हैं? तो यहाँ पे जो है 131 का देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। संयुक्त अरब अमीरात की जो है निवासी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अब तो उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है जो है वर्तमान राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यहाँ पे 133 का सही जवाब है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? तो ये जो है हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जुलाई 2023 में केंद्र एवं राज्य की संयुक्त पहल के तहत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के स्थापना को मंजूरी दी गई, ठीक है। और दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में अब कुल 9 सॉफ्टवेयर पार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे 135 में देखा जाए तो दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई अगस्त 2023 में संपन्न महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित कर ये प्रतियोगिता जीत ली? तो जो है स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित एकात्मकता की मूर्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आदि शंकराचार्य से है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस तिथि को नारी शक्ति वंदन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अधिनियम के रूप में अधिनियमित हो गया? तो यहाँ पे देखा जाए तो 138 का सही जवाब है। ए ऑप्शन 28 सितंबर 2023 को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हालांकि जो है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत विधेयक को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जो 28 सितंबर 2023 में पारित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया? तो इस शहर का नाम है जो है सांची को। ये जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट्स की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो यहाँ पे 140 का सही जवाब है। उस राज्य का नाम है मिजोरम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा
जो है न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया वह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आइजोल में स्थित है। आइजोल पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। सितंबर 2023 में कानपुर में स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था कुशल नाम था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो 143 का सही जवाब क्या है? ठीक है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, इसका जो है 142 का सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका नाम जो है प्रबल होगा। ठीक है, और ये जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, और ये जो संस्था है ये कानपुर में स्थित है और इस जो है रिवॉल्वर का नाम प्रबल है। ठीक है, और जो है यहाँ पे 143 का बताएं तो यहाँ पे 143 का सही होगा। वाराणसी में जो है नए क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदिनी कृषक योजना प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक चरण में यह योजना कितने मंडलों में प्रारंभ की गई? 10 मंडलों में प्रारंभ की गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनकी नियुक्ति है। तो जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति कहाँ हुई है? CEO बनी है किसकी? जो है रेलवे बोर्ड की। तीसरे से प्रीति अघालियम इनकी नियुक्ति हुई है IIT जंजीबार निदेशक के रूप में। नीना सिंह की नियुक्ति हुई है जो है CISF महानिदेशक के रूप में। रणमीत कौर की हुई है नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो ये जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम क्या है? थर्मन गुगरत्नम इनका नाम है। थोड़ा अटपटा नाम है, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। सितंबर 2023 में देश के पहले कार्टोग्राफी यानी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन मसूरी में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। सितंबर 2023 में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर जो है संविधान जो है सदन कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित UPPCS के टेस्ट क्रमांक नंबर 15 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।